आज बीजीय व्यंजक। पहले बीजीय व्यंजक की अवधारणा देख लेते हैं हम लोग। इसके पहले पिछले अध्याय में आपने अक्षर संख्याएं क्या होती हैं उन्हें आपने जाना। जब संख्याओं को दर्शाने के लिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाए, कहा जाए कि मेरे जेब में कितनी कलम है तो पता नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं कि माना जेब में X कलम, जेब में Y कलम है। तो ये जब हम किसी संख्या को, जेब में कलमों की संख्या को अक्षर से बताने लगे तो इसे हम लोग कहते हैं अक्षर संख्या। जो अक्षर संख्याओं को, जब अक्षरों को, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जब अक्षरों का प्रयोग संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो इन्हें हम अक्षर संख्या कहते हैं। संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो इन्हीं अक्षरों को अक्षर संख्या कहते हैं। और इन्हें ही अक्षर संख्या कहते हैं, चाहे इन्हें ही बीज कहते हैं। अक्षर संख्या या बीज, अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। और इन अक्षर संख्याओं को हम X, Y, Z, A, B, C इनसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने जाना कि चर और अचर। चर जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे ये है X, Y, Z, ये सब किसी परिस्थिति में इस X का मान कुछ और होगा, किसी परिस्थिति में X का मान फिर बदल जाएगा। तो जब हम किसी संख्या का मान भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न लेते हैं तो वह चर संख्या कही जाती, चर, वेरिएबल। और जिसका मान कभी ना बदलता हो, भिन्न भिन्न स्थितियों में भी एक समान रहता हो, उन्हें हम लोग अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब अचर है, इनका मान कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये अक्षर संख्या या बीज, चर, अचर जानने के बाद अब हमें बीजीय व्यंजक जानना है। तो जब हम लोग गणित में कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कहा जाए X और 5 के योगफल, X और 5 का योगफल, ये लिखा जाएगा बराबर X घन 5। यहां जो X और 5 का ये योगफल है X घन 5, यही व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बी है। इसे हम व्यंजक या बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे X से 12 घटाने पर प्राप्त संख्या x ऋण 12, ये x ऋण 12
बीजीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है। इन्हीं सब को हम लोग इस तरह की राशियों को बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो अगर बीजगणितीय व्यंजक की परिभाषा करनी हो, बीजीय व्यंजक की परिभाषा करनी हो, तो हम कहते हैं कि चर और अचर संख्याओं या इनके समूह, माने कई कई चर ले ले, कई कई अचर ले ले, या इनके समूह को मौलिक गणितीय संक्रियाओं से मौलिक गणितीय संक्रियाएं, मूल गणित की 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो मौलिक संक्रियाओं से युक्त करने पर या युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई चर संख्या है और अचर संख्या है, इनके बीच में कोई मूल संक्रिया हो जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसे ये है, ये चर है और ये अचर है, ये चर और अचर मौलिक संक्रिया धन से युक्त हो गए, इनके बीच में एक मौलिक संक्रिया हो गई प्लस की, धन की। तो अब यही कहा गया, चर और अचर संख्या के मौलिक संक्रिया से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक बन जाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये परिभाषा है। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक बन जाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई चर या अचर संख्या, कोई चर और अचर संख्या या चर और अचर संक्रियाओं का समूह या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये परिभाषा। कोई चर और अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखिए, इनका चर का या अचर का समूह पूरा आ सकता है। जैसे ये लिख दे x धन y, ये चरों का समूह हो, मतलब एक चर के बजाय कई चर आ गए, तो यह भी यहाँ बीजीय व्यंजक है। चाहे चर किसी मौलिक संक्रिया से युक्त हो जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग से, और चाहे एक चर हो एक अचर हो। खाली अचर अगर ऐसे व्यक्त होंगे मौलिक संक्रिया से, तब ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यह भी अचर है, यह भी अचर है, यह भी अचर है, ये तीनों अचर मौलिक संक्रिया धन से युक्त तो हुए, लेकिन अब इन्हें हम बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे। एक चर हो एक अचर हो, इनके किसी मौलिक संक्रिया से युक्त हो जाने पर बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। तो ये इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। जैसे ये 3x धन 5, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें ये 3 और 5 ये दोनों अचर है, x चर है। ये चर और अचर या इनका समूह मौलिक संक्रिया से युक्त हो। कोई भी मौलिक संक्रिया कोई भी हो सकती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, चारों संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया
देखिए भ्रमित नहीं होना है। अगर हम खाली x लिख दें, x लिखा जाता है कि माना बीजीय व्यंजक x खाली लिख दे तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है। लोगों को भ्रम होता है कि ये पूरा व्यंजक तो तैयार ही नहीं हुआ, एक्सप्रेशन पूरा है ही नहीं, लेकिन यह भी एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ एक गुणे करके लिख सकते हैं। x और एक गुणे x दोनों एक समान है। जब हम x लिखते हैं कहीं तो उसमें समझ लो कि एक का गुणा हुआ है, तो ये एक हो जाएगा अचर, x हो जाएगा चर। तो अचर और चर ये मौलिक संक्रिया गुणा से युक्त हो गए, इनके बीच में एक मौलिक संक्रिया आ गई, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। x जो है बीजीय व्यंजक है। तो जब भी हम चर और अचर या चर और अचर के समूह ले लें, कई कई चर ले लें, कई कई अचर ले लें, इनका समूह ले लें, इनके बीच में कोई भी मौलिक संक्रिया कर देते हैं, कोई मौलिक संक्रिया का चिन्ह रख देते हैं, तो वह एक बीजीय व्यंजक हो जाता है। ऐसे खाली लिख दें हम लोग y, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि एक का इसके साथ गुणा है। 1/6y यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इसमें ये 1/6 अचर हो गया, y चर हो गया, अचर और चर के बीच में मौलिक संक्रिया गुणा है। तो जब भी हम कहीं भी किसी चर और अचर के बीच में मौलिक संक्रिया का कोई चिन्ह लगाकर लिख देते हैं, चर और अचर के बीच में धन, ऋण, गुणा या भाग का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं, तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। इन बीजीय व्यंजकों में पद होते हैं कर्म से। जैसे ये एक बीजीय व्यंजक लिखा है 5x घात 2 धन 7xy ऋण 1, यह बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में x और y ये दो चर राशियां 5, 7 और ऋण 1 ये अचर हैं। यहाँ चर और अचर मौलिक संक्रिया धन, बीच में x और y के बीच में गुणा है, 5 और x स्क्वायर के बीच में गुणा है। तो यहाँ चर x और y तथा अचर 5, 7 ऋण 1 मौलिक संक्रियाओं से युक्त है, इसलिए यह एक बीजीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है। बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक में पद हमेशा धन और ऋण से अलग होते हैं, गुणा और भाग से नहीं। तो इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं। एक हो जाएगा 5x घात 2, दूसरा हो जाएगा 7xy, तीसरा हो जाएगा ऋण 1। कहेंगे यह बीजीय व्यंजक 5x घात 2, 7xy और ऋण 1 का योगफल है, इन्हीं का योग है, इन्हीं के योग से प्राप्त होगा। तो जिनके जिनके योग से प्राप्त होता हो कोई व्यंजक, वही उसके पद कहे जाए। यह बीजीय व्यंजक 5x घात 2, 7xy और ऋण 1 के योग से बना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 5x घात 2 धन 7xy धन, यहाँ लिख देते ऋण, यही धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाए। तब स्पष्ट है कि यह बीजीय व्यंजक 5x घात 2, 7xy और ऋण 1 के योग से बना है। तो इसके 3 पद हो गए। एक पद हो गया 5x घात 2, दूसरा पद हो गया 7xy, तीसरा पद हो गया ऋण 1। ये एक त्रिपदीय व्यंजक है। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद हो, इतना ही खाली लिख के छोड़ दिया जाता, तो ये एक पदीय व्यंजक है।
इसमें दो पद नहीं है। 5 और x घात 2 के बीच में गुणे का चिन्ह है, लेकिन पद गुणा और भाग के चिन्ह से अलग नहीं होता। ये नहीं है कि गुणा के चिन्ह से ये दोनों दो हो गए, नहीं, धन और ऋण से अलग होता। तो इस प्रकार ये 5x घात 2 एक ही पद है। केवल 5x घात 2 लिखा हो तो इस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद है, इसलिए 5x घात 2 एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और जब हम 5x घात 2 धन 7xy लिख देते हैं तो ये 5x घात 2 और 7xy के योग से बना है। इसमें दो पद हो गए, एक 5x घात 2, दूसरा 7xy, इसलिए यह द्विपदीय व्यंजक है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक, द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक। तो इस प्रकार किसी व्यंजक के पद को हम लोग यह देख करके ज्ञात करते हैं कि वह बीजीय व्यंजक किनके किनके योग से प्राप्त हुआ, किनके किनके योग से प्राप्त हुआ है। ये देखिए, जैसे ये लिखा है 5 p घात 2q ऋण 4 pq घात 2 धन 7। यह एक बीजीय व्यंजक है। इसमें 5 ऋण 4 7 ये अचर है, p और q ये चर राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं। इन p और q का मान बदलता रहे। 5 ऋण 4 और 7 का मान नहीं बदलेगा, इसलिए ये अचर है, कांस्टेंट। और कहा जाए कि यह बीजीय व्यंजक किसके किसके योग से प्राप्त हुआ है, बना है, तो ये 5 p घात 2q ऋण 4 pq घात 2 और 7 के योग से बना है। इसलिए इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हो गए। एक पद हो गया 5 p घात 2q, दूसरा पद हो गया ऋण 4 pq घात 2, तीसरा पद हो गया 7। जिनके जिनके योग से कोई बीजीय व्यंजक बनता हो वही उसके पद है। इसको हम लोग ऐसे लिख देते तो स्पष्ट हो जाता कि किनके योग से प्राप्त है। ये धन के बाद ऋण सहित लिख देते हैं। तो ये 5 p घात 2q ऋण 4 pq घात 2 और 7 के योग से बना। तो यह भी एक त्रिपदीय व्यंजक है, 3 पदों से मिलकर बना है, इसलिए त्रिपदीय व्यंजक है। तो इस प्रकार आपने जाना कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, टर्म्स, और कैसे हम उस व्यंजक का नामकरण करते हैं पदों की संख्या के आधार। जिस बीजीय व्यंजक में एक ही पद रहे उसे एक पदीय बीजीय व्यंजक, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय बीजीय व्यंजक, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। ऐसे 4 पदीय बीजीय व्यंजक और भी होते हैं। और इसमें जो भी पद आते हैं उनको हम लोग गुणनखंड रूप में भी लिखते हैं कि वो किसके किसके गुणा से प्राप्त होगा। तो उसके लिए एक पेड़ आरेख आपकी किताब में बनाया गया है पदों के गुणनखंड रूप में। पदों को गुणनखंड रूप में लिखने के लिए एक पेड़ आरेख बनाया है, ट्री डायग्राम। जैसे ये लिखा है 5 p घात 2q ऋण 4 pq घात 2 धन 7। इसमें 3 पद है। एक पद ये हो गया 5 p घात 2q, दूसरा हो गया ऋण 4 pq घात 2 और तीसरा हो गया 7। इनको अगर गुणनफल रूप में लिख दें कि किनके किनके गुणा से ये बनेगा, प्राप्त होगा, किसका किसका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा,
तो जिसका जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा वही इस टर्म के गुणनखंड हो गए, फैक्टर। ये बनेगा 5 गुणे पी गुणे क्यू। इसी तरह से ये बनेगा ऋण 4 पी गुणे क्यू गुणे क्यू। यही है, ट्री बन जाता है, पेड़ की शाखा जैसे, ब्रांच जैसे। और ये 7 तो 7 ही रहता है। तो ये हो गया कि किसी पद को हम लोग कैसे गुणनखंड रूप में लिखते हैं। एक और बात जान लेते हैं, गुणांक, पद के गुणांक। किसी पद के गुणांक, जैसे ये लिखा है 5 p घात 2q, तो इसमें इस p घात 2q के साथ 5 का गुणा हुआ, इसलिए p घात 2q का गुणांक हो गया 5। इसका गुणांक 5 है। p² q का संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 है। p² q का ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, संख्यात्मक गुणांक। वैसे गुणांक हम लोग गुणांक का अर्थ लगाते हैं कि इसके साथ किसका गुणा है, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है। ये तो p² q का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, संख्यात्मक गुणांक। अन्यथा अगर हम पूछें कि 5p² का गुणांक, अब चाहे वो संख्यात्मक हो चाहे अक्षर के रूप में हो, तो इस देखेंगे कि 5p² के साथ किसका मल्टीप्लाई है, q का। यहाँ 5p² और q, इनके बीच मल्टीप्लाई का ही चिन्ह है, तो 5p² के साथ q का मल्टीप्लाई, तो 5p² का गुणांक हो गया q। p² q का गुणांक हो जाएगा 5, और 5q पूछे कि 5q का गुणा, तो 5q के साथ और किसका गुणा है, p², तो 5q का गुणांक हो गया p²। ऐसे ये लिखा है अगर ऋण 4p³ घात 2, तो p³ घात 2 का संख्यात्मक गुणांक, यहां तो संख्या के रूप में ऋण 4 है, चाहे संख्यात्मक गुणांक चाहे गुणांक, कोफिशिएंट गुणांक। संख्यात्मक कहते हैं तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इस p³ घात 2 के साथ ऋण 4 का गुणा हो, तो p³ घात 2 का गुणांक हो गया ऋण 4। ऋण 4p का गुणांक हो जाएगा q घात 2। ऋण 4q घात 2 ले ले, तो इसका गुणांक इसके साथ अब किसका बचा है गुणा, p का, तो ऋण 4q घात 2 का गुणांक हो गया p। इस तरह से हम लोग गुणांक देखते हैं या संख्यात्मक गुणांक देखते हैं, कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसी पर आधारित एक्सरसाइज 6A है, अभ्यास 6A। अभ्यास 6A के प्रश्नों को देख लीजिए। पहला लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए, तो 5x घात 5x धन 6। अब ये बीजीय व्यंजक किसके किसके योग से प्राप्त है, 5x और 6, इसलिए इसके पद हो गए, एक पद हो गया 5x, दूसरा हो गया 6। इसी तरह दूसरा प्रश्न है a घात 2 ऋण 3 ab ऋण 4। इसके पद लिखने, हमें ये सोचना है कि ये किसके किसके योग से बना, किसका किसका ऐड करेंगे तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a घात 2 धन ऋण 3 ab धन ऋण 4, धन से योग का कन्फर्मेशन हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ योग का एक चिन्ह ये है, एक ये a घात 2 ऋण 3 ab ऋण 4 का योग है, इसलिए इसके 3 पद है। एक पद इसमें से है a घात 2, दूसरा ऋण 3 ab, तीसरा ऋण 4। प्रश्न नंबर 3, 4ax धन 6, यह बीजीय व्यंजक 4ax और 6 के योग से बना है, इसलिए इसमें 2 पद है, एक 4ax दूसरा 6। सब में ऐसे आप लिख सकते हो। चौथा, इसमें भी 3 पद है, इसके पद हो जाएगा, जो आपको ऋण सहित दिख रहा है उसे ऋण सहित लिखना चाहिए। एक पद हो गया x घात 2, दूसरा हो गया 3x, तीसरा हो गया 7, इसमें 3 पद। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, x y घात 2, इसमें एक पद है ही है, केवल x y घात। कहीं धन का चिन्ह नहीं आया कि देखे किसके किसके योग से प्राप्त। 7वां है x y z में x y z का गुणांक, माने पूरे x y z के साथ किसका गुणा हुआ। अगर इस x y z के पहले 7 लिखा होता तो कहते x y z के साथ 7 का गुणा है, इसलिए इसका गुणांक 7 हो। 4 लिखा होता तो कहते x y z का गुणांक 4 है। 3/2 लिखा होता तो कहते x y z का गुणांक 3/2। तो यहाँ और कोई संख्या नहीं है, लेकिन 1 का गुणा तो लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का गुणा करने पर x y z में वह ही रहेगा x y z। तो इसमें x y z में 1 का गुणा छिपा है, तो इसलिए x y z का गुणांक हो गया 1, इसके साथ 1 का गुणा है। इसी तरह 8वां है ऋण 3 y घात 2 में y घात 2 का गुणांक। अब सोचेंगे कि y घात 2 के साथ कितने का गुणा है, यही ऋण 3 का, ये ऋण 3 हो गया इसका। y घात 2 का गुणांक ऋण 3। अगर कहा जाता है ऋण 3 का गुणांक तो इसके साथ y² का गुणा, तो ऋण 3 का गुणांक y² हो जाएगा, y घात 2 हो जाएगा। 9वां है ऋण 2/3 x y घात 2 में ऋण 2/3 का गुणांक। अब सोचना है इस ऋण 2/3 के साथ कितने का गुणा है, तो ऋण 2/3 के साथ ये है गुणा x y घात 2, तो इसका गुणांक हो गया x y घात 2। 10वां है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। उसमें पहला लिखा है 8x y घात 2, 10वें का पहला में x घात 2 y का गुणांक। तो इस x घात 2 y का गुणांक है 8। फिर दूसरा लिखा है 1/6 x y z घात 2 में x y z घात 2 का गुणांक। लिखे हैं कि 1 है, तो इस x y z घात 2 के साथ 1 का नहीं 1/6 का गुणा, तो x y z घात 2 का गुणांक 1/6 लिखना था, इन्होंने 1 लिखा है, इसलिए ये असत्य है। इसमें सही लिखा था 8x घात 2 y में x घात 2 y का गुणांक 8 है, ये सत्य है और ये दूसरा असत्य।